लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको स्टडी किया, ठीक है। तो आज हमने कुछ जो एप्लीकेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उनको स्टडी करके देखना है कि किन किन जगहों पर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं ये हमने प्रोसेसेस पहले भी पढ़े हैं, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हम ये डिस्कस करेंगे सारी एप्लीकेशन, यानी कि इनके अंदर भी जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इस्तेमाल होता है, और हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सिस्टम के ऊपर इम्पोज करनी पड़ती हैं। देखिए ना, आप जब आइसोबारिक की बात करते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, जब आप आइसोकारिक की बात करते हैं तो उस वक्त आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, जब आप आइसोथर्मल की बात करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, जब आप एडियाबैटिक की बात करते हैं तो हीट तो कहते हैं जी कि ज़ीरो है, ना सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है ना सिस्टम से बाहर निकल रही है। तो ये क्या, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपने इम्पोज की है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करके हम जो है वो क्या करेंगे, वो कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि इनके ऊपर देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह अप्लाई हो सकता है, या इसके अंदर से हम कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी एप्लीकेशन ले सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया, क्या है, दैट इज़ ओनली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और यहाँ पर ये क्या डील कर रहा है, ये डील कर रहा है कि आप किस तरह थर्मल एनर्जी को या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो है वो हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो है ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन constant is known as isobaric process। तो वो प्रोसेस के जिसके अंदर सिस्टम जो है उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस का नाम, ये पीछे भी पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि हमने फर्स्ट लॉ को अप्लाई करके इसके अंदर देखना है। अच्छा, अब आपके पास सिस्टम क्या है, कंसिडर करें एक गैस है जो कि एक सिलेंडर के अंदर फिल्ड है। कंसिडर अ गैस विच इज़ filled in a cylinder। एक गैस है जो कि सिलेंडर के अंदर फिल्ड है, और ये सिलेंडर जो है ये फिटेड है मूवेबल पिस्टन से, ठीक है। दिस सिलेंडर इज फिटेड विद मूवेबल पिस्टन। एक मूवेबल पिस्टन जो है वो आपने इसके साथ अटैच किया, यानी कि वो पिस्टन जो है, सिस्टम क्या है, सिस्टम गैस इनक्लोज सिलेंडर के अंदर और पिस्टन उसकी सराउंडिंग है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। ये हमारे पास
इसके अंदर हमने, यानी कि इस सिस्टम के अंदर हमने आइसोबारिक प्रोसेस जो है उसको स्टडी करना है। अब गैस जो है इसको हम अलाउ करते हैं कि ये एक्सपैंड करे, लेकिन ये कब एक्सपैंड करेगी, किस कंडीशन के तहत एक्सपैंड करेगी, कांस्टेंट प्रेशर के। इसका प्रेशर नहीं चेंज हो रहा, आपने शुरू में ही इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर गैस जो है वो क्या करेगी, वो एक्सपैंड करेगी, फैलेगी। अब जब फैलेगी तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जाहिर बात है। क्यों मूव करेगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और गैस के वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से गैस क्या कर रही है, गैस वर्क डन कर रही है पिस्टन के ऊपर। जाहिर बात है ना, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स लगी है। किसकी फोर्स लगी है, गैस के मॉलिक्यूल्स की। उस फोर्स के लगने से उस पिस्टन ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है, वर्क डन हुआ, ठीक है। तो व्हेन गैस एक्सपैंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। एंड द वर्क इज डन ऑन द पिस्टन एज इट मूव्स upward with some displacement। ठीक है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि द वर्क इज डन ऑन द गैस बाय the work is done by the gas on the piston, ठीक है। So it means that the work is done by the gas on the piston। तो वर्क डन हो रहा है क्योंकि पिस्टन ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया। तो जब फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये क्लियर है बात कि वर्क डन हो रहा है। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके मुताबिक डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर है, और यहां पे डी डब्ल्यू क्या है, पी डी वी। डी डब्ल्यू क्या है, पी डी वी। ये पढ़ा ना आपने एक्सप्रेशन, ये निकाला है हमने पिछले चैप्टर में, इसको हमने प्रूव करके देखा था। तो डी क्यू हमारे पास आ जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहां पर ये जो फार्मूला आ गया इसमें कोई भी चीज़ ज़ीरो तो नहीं हो रही कम से कम, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रेशर भी है,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी है और वॉल्यूम भी है। अब कैसे आई है देखिए, आपका जो सिलेंडर है उसकी हीट कंडक्टिंग बेस है। हीट कंडक्टिंग बेस का क्या है मतलब, यह है कि नीचे से आप उसको हीट फ्राहम कर रहे हैं, तो वो जो हीट आप दे रहे हैं उसको, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हमने पिस्टन को फिक्स नहीं किया हुआ, पिस्टन को फिक्स नहीं किया, उसको फ्री रखा हुआ है, तो गैस पिस्टन को पुश करेगी। लेकिन हमने सिर्फ ये किया हुआ है कि गैस का प्रेशर, ऐसी गैस भरी हुई है कि उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्रेशर कहाँ था। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस एक्सपैंड करेगी, तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। तो क्या ये इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही है इस पूरे प्रोसेस को? क्या जी है? नहीं कर रही? वो कर रही है भाई, यही तो मैं बता रहा हूँ अभी। क्या बता रहा हूँ? यही तो कह रहा हूँ मैं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये कर रही है। देखो ना इसको गौर से, तो नजर आता है कुछ कि नहीं आता? ये कर रही है, ये बता रही है कि ऐसा ही हो रहा है। आप एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी हीट दे रहे हैं। हीट क्या है? हीट इज एनर्जी। एनर्जी जो है उसकी वजह से, इंटरनल एनर्जी किस वजह से होती है? गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, जारी बात है वो बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। पिस्टन फिक्स नहीं है, पिस्टन जो है वो गैस, जब जारी बात है इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो गैस एक्सपैंड करेगी, गैस फैलेगी, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो गैस ओपन होगी, जब फैलेगी तो पिस्टन मूव करेगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। सारा कुछ हो रहा है, सिर्फ इसको हमने दैट इज ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है वो है हमारे पास आइसोकोरिक। ठीक है, ये तो पहला हो गया। नंबर 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस जो है इसके अंदर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सिस्टम का वॉल्यूम जो है उसको कांस्टेंट कर देते हैं। यानी कि वो प्रोसेस के जिसके अंदर जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस in which the volume of the system remains constant is known as आइसोकोरिक प्रोसेस। वो प्रोसेस कि जिसके अंदर सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। यानी कि अब आपने सिस्टम क्या है? गैस इनक्लोज है सिलेंडर के अंदर, तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब यह है कि आप अगर हीट कंडक्टिंग बेस से हीट दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, पिस्टन को फिक्स किया हुआ है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा। जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो क्या होगा? गैस एक्सपैंड होगी? नहीं, तो गैस को एक्सपैंड नहीं होने देगा। जब गैस एक्सपैंड नहीं होगी तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो हम कहेंगे ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर
in this process the volume of the gas does not change। इस प्रोसेस के अंदर जो वॉल्यूम होता है गैस का वो चेंज नहीं होता, तो इसलिए देयर इज नो वर्क डन बाय गैस ऑन द सिस्टम। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो पिस्टन मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि गैस कोई वर्क डन नहीं कर रही है। सो देयर इज नो वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। तो यहां पर कोई वर्क डन जो है वो गैस पिस्टन के ऊपर नहीं कर रही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके मुताबिक डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो डी क्यू प्लस पी डी वी। अब मुझे बताएं कि यहां पर v तो कांस्टेंट है, तो फिर अगर v में कोई चेंज आ रही है, ठीक है, एज v कांस्टेंट सो dv इज इक्वल टू 0। तो dv किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। भाई चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो 0 हो जाएगा। तो डी क्यू डी यू प्लस पी इंटू 0, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। अब इस तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज होगा। तो अब इसका क्या मतलब है इस इक्वेशन का, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू? क्यों जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होगी। आप जितनी हीट गैस को दे रहे हैं वो सारी हीट जो है वो गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डी वी 0 है। वर्क डन तो तब होगा कि जब डी वी की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो सो द अमाउंट ऑफ हीट given to the gas is used only to increase the internal energy of gas molecules। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड प्रोसेस। उसके बाद जो है हमने थर्ड प्रोसेस के ऊपर आना है, और थर्ड प्रोसेस जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस तो वो प्रोसेस कि जिसके दौरान सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर
of the system remains constant is known as isothermal process। तो इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम जो है वो देते हैं। तो जब हम एक गैस जो है उसको हमने रखा हुआ है सिलेंडर के अंदर जिसकी हीट कंडक्टिंग बेस है और नॉन इंसुलेटिंग वाल्व, ठीक है, तो गैस जो है ये हीट अब्जॉर्ब करेगी HTR से और वर्क डन करेगी पिस्टन के ऊपर, लेकिन चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंडीशन लगा दी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? हाँ, नहीं होगी। क्यों? और कोई बताओ। ठीक है, सही कह रही हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। देखें आप टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहे, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है, यानी कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो टेम्परेचर किस वजह से बढ़ता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। अब आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है। और गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी की टर्म है वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, मतलब वो जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो द सिलेंडर हैज हीट कंडक्टिंग बेस and non-insulating valve। उसकी हीट कंडक्टिंग बेस है और नॉन इंसुलेटिंग वाल्व है, ठीक है जी। तो गैस क्या करेगी? द गैस absorbs the heat from HTR। HTR होता है हॉट टेम्परेचर रेजर्वायर। गैस हीट अब्जॉर्ब करेगी HTR से, which is not able to do any work on the gas as the temperature is constant sorry उल्टा लेके is which is used to do work on the gas as the temperature is constant and there is no change of internal energy। ठीक है जी। तो देखें ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो कोई एनर्जी नहीं चेंज हो रही,
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लगाएं तो डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू पी डी वी डी क्यू डी यू प्लस पी डी वी। अब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि डी यू इज इक्वल टू जीरो, डी यू जीरो के बराबर है, और डी क्यू जीरो प्लस पी डी वी के बराबर है, यानी कि डी क्यू बराबर है डी डब्ल्यू के। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन ये बता रही है कि आपने जितनी हीट सिस्टम को दी है वो सारी की सारी वर्क डन करने में इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, जितनी भी आपने हीट सिस्टम को दी है वो किस में इस्तेमाल हो गई है? वो सारा का सारा वर्क डन करने के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, the amount of heat given to the system is used completely to do the work done। तो ये मुकम्मल तौर पर जितनी आपने हीट दी है वो सारी की सारी वर्क डन करने के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो गई। ठीक है जी, अब तीन प्रोसेस जो हैं वो हमने स्टडी कर, कौन कौन सा? आइसोकारिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। अब दो और रह गए, एक रह गया एडियाबैटिक और एक साइक्लिक। ठीक है, अब चौथे नंबर पर हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का आपको पता है कि ये प्रोसेस होता है कि जिसमें ना तो कोई हीट सिस्टम के अंदर एंटर होती है और ना ही सिस्टम को लीव करती है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच no heat enters or leave the system is known as adiabatic process। तो इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं, यानी कि अगर सिस्टम के अंदर ना कोई हीट एंटर हो ना उसमें से निकले, यानी कि Q जीरो के बराबर है। अब आप यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं अगर, तो डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू तो जीरो है, अगर डी क्यू जीरो है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ऐसी बात है, क्यों जी जीरो कर दी? तो डी यू माइनस डी डब्ल्यू,
या डी डब्ल्यू माइनस डी यू। अब ये क्या इक्वेशन बता रही है, इसको ज़रा अब 3 प्रोसेस आपने पढ़ लिया, अब आपको ये तो कम से कम एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। दानिश तुमने आखिर में बोलना। हाँ जी, तो सिस्टम तो वर्क डन करेगा या नहीं करेगा उसका ये बता क्या रही है। माइनस डी यू का क्या मतलब है? हाँ हाँ, इंटरनल डिक्रीज हो रही है, क्यों? हाँ, गैस एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। तो गैस एक्सपैंड होने से क्या होगा? ठीक है, ठीक है, गैस एक्सपैंड होने से क्या होगा? क्यों? हाँ, हीट नहीं मिल रही तो इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं उसको? सीधा सीधा बताएं कि भाई हीट नहीं मिल रही तो गैस एक्सपैंड हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बात खत्म। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। 3 लफ्जों के अंदर एक्सप्लेन हो जाता है। मुश्किल ना बनाए, उसको ईजी करें ताकि अगला जो है उसको समझ आए। मतलब कल को आपने भी टीचिंग करनी है अगर किसी जगह पे, तो अगले को समझाऊंगा जी नहीं ये ऐसे ऐसे वो गला के जो पता नहीं क्या कह रहा है। आसान से आसानी पैदा करें। हाँ, सीधा सा बात है। देखें, आप जो है आपने कोई हीट नहीं दे रहे, यानी कि अब आपकी जो बेस है सिलेंडर की वो कंडक्टिंग नहीं है, वाल्व जो है उसकी इंसुलेटिंग है, यानी कि वो बाहर भी कुछ नहीं जाने दे रही, ना बाहर से अंदर कुछ आ रहा है ना अंदर से बाहर कुछ जा रहा है। अब आपने जाहिर बात है गैस जो है उसकी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि अगर पिस्टन को फ्री छोड़ दोगे ना तो वो एक्सपैंड करेगी। गैस तो फैलती है। आप देखें ना, इस कमरे के अंदर आकर आप एक सिलेंडर को खोल दें गैस के तो गैस तो पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। अब जब वो पूरे कमरे के अंदर फैलेगी तो क्या होगा? वो उसके मालिक्यूल जो है सब फैल के दूर 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 चले जाएंगे। अब उनकी जाहिर बात उनको कहीं से हीट तो मिल नहीं रही। हम ये सपोज कर रहे हैं कि जी आइसोलेटेड सिस्टम मिल तो नहीं रही है उनको हीट कहीं से, तो फिर अब वो जब फैलेंगे तो क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, कम ही होगी ना काइनेटिक एनर्जी, उनको कहीं से मिल तो नहीं रही है। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इसलिए मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर यहां पर नेगेटिव का साइन आया है इस चीज को बताने के लिए। ठीक है, वर्क डन हो रहा है, पिस्टन ऊपर जाएगा, जाहिर बात है गैस एक्सपेंड, लेकिन वर्क डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा है। समझ आ रही है बात? इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से वर्क डन जो है वो हो रहा है। या इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने के एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, उसके डिक्रीज होने के खर्च की वजह से जो है वो वर्क डन हो रहा है। इस इक्वेशन का ये मतलब, इसका मतलब है कि यहां पर इस केस के अंदर आपने गैस को फैलने की इजाजत दी है। ठीक है, आपने गैस को क्या किया? फैलने की इजाजत दी है। व्हेन द वर्क इज डन, ठीक है, जब वर्क जो डन होता है बाय द सिस्टम, द गैस एक्सपैंड्स, तो गैस जो है वो फैलती है, एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, गैस फैलेगी और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी द वर्क इज डन बाय द गैस और सिस्टम। ठीक है जी, अब ये एक चीज होगी
अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर तो आपने गैस को ये अलो किया कि फैले, यानी कि वर्क डन कर ले। अब अगर गैस को आप कंप्रेस करें, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम करें, पिस्टन को दबाएं, तो पिस्टन को दबाएंगे तो गैस क्या करेगी? कंप्रेस होगी। ठीक है, अब जब कंप्रेस होगी तो कंप्रेस होने में भी क्या होगा? इंटरनल जी चेंज होगी, लेकिन अब इंटरनल जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी जब आप गैस जो है उसको कंप्रेस करेंगे। तो अब सेकंड इसके अंदर पार्ट है इसका इसी का ही। पहले में आपने गैस को फैलने दिया, एक्सपैंड करने दिया, अब आप गैस को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। व्हेन the work is done on the system, जब वर्क जब डन होता है सिस्टम पे, the gas is compresses by the piston। ठीक है, पिस्टन से कंप्रेस होती है एंड हेंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज होती है। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। अब मैं माइनस डी डब्ल्यू क्यों लगाया भाई? और भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है, अब डी क्यू जीरो। ठीक है, तो जीरो डी यू प्लस माइनस डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी। तो आप का वर्क डन जो है वो किस वजह से हो रहा है? इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, द वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस is due to increase of internal energy of gas। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो एक तो साइक्लिक प्रोसेस रह गया और एक पीवी डायग्राम रह गई। वो अब फिर मैं, अब टाइम ओवर हो गया तो मैं उसको अब कल वाले लेक्चर में जो है वो करूँगा।